हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय एक बार फिर से आप सभी का एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को पता है बच्चे, हम लोग अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल भी किया और कॉन्सेप्ट को भी बहुत ध्यान से पढ़ चुके हैं। तो अब बारी आती है आगे बढ़ने की, और उस प्रोसेस में हम लोग शुरू कर रहे हैं आज नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। ये एक टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का। इसको बहुत ध्यान से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िएगा। मोशन इन अ प्लेन यानी टू डायमेंशनल मोशन में पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। तो पीछे भी आपने देखा था जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, उस टाइम हमने क्या किया था कि बहुत अच्छे से रिलेटिव मोशन को पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल किया था, और वहां पर वेक्टर बार बार आ रहा था। मेरे मुंह से बार बार वेक्टर आपने सुना है ना। तो उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने वेक्टर पहले से पढ़ रखा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर वो बच्चे जिनको अभी वेक्टर की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। आपकी जिंदगी में वेक्टर को समझाने वाला लेक्चर आज मैं देने जा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश ईमानदारी से होगी कि हर वो बात बताई जाए और हर वो बात अच्छे तरीके से बताई जाए, जिससे कि एक बार में मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में वो बात सेट हो जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम क्लास बिना किसी देर के। आपके सामने दिख रहा है वेक्टर्स, हेडिंग दिख रही है आपको वेक्टर्स। मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम पहले भी कैटेगराइज कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, और वहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया था, जिसमें पहला पार्ट क्या था बच्चे? पहला पार्ट था फंडामेंटल और डेराइव्ड। आज हम फंडामेंटल और डेराइव्ड की बात नहीं करेंगे। आज हम डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती हैं वेक्टर्स, है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके बारे में आपको बताऊं बेटे, जैसे वहां पर आपने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी था इन दो चीजों का होना, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो ये कहा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है। ऐसे में बच्चे, अब हम इन दो चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्केलर और वेक्टर के टर्म में बात करेंगे। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों जिनमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ती है लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और हां, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, तो मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट भी आएगा जो पहले भी आता था। बट अब एक नई चीज जुड़ने वाली है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, लेकिन वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी आएगा बच्चे, प्लस डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो आप बोलोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई, वो बल्कि क्या हो गई? स्केलर हो गई। तो हाँ, ये दो क्वांटिटी के बारे में आप नोट कर लीजिए, और यहीं से मैं शुरू करता हूं वेक्टर के बारे में बात करना। चलिए, आप डेफिनेशन लिखते रहेंगे यहां पर, देखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ये जो दो चीजें हैं प्यारे बच्चों, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट, ये तो पहले से ही चलती आ रही हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये हमेशा अवेलेबल होंगी, हमेशा मौजूद होंगी। लेकिन वेक्टर में एक अलग चीज आई है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है, वो है डायरेक्शन। अब इसके लिए आप पहले से जानते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये तीन चीजों के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो। फोर्स आपने पढ़ा होगा, मास एंड एक्सलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपने पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसलिए आपको बताता हूं कि फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, टॉर्क जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोला जाता है, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में टॉर्क ऑफ फोर्स की जगह आप ज्यादा बढ़िया होगा अगर मोमेंट ऑफ फोर्स लिखें तो, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि बच्चे
टर्निंग इफेक्ट देता है जब भी आप दरवाजा खोलते हो या बॉटल ओपन करते हो, टैप खोलते हो अपने घर में, तो टॉर्क का इस्तेमाल आप बहुत धड़ल्ले से करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें, एंगुलर मोमेंटम भी है उनमें। दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। आज हम इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको जोड़ते हैं। क्योंकि आपको एक चीज बड़ी मजेदार बताऊं, वेक्टर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये नॉर्मल स्केलर्स जैसा नहीं होता है। जैसे आपने पहले 2 + 2 4 कर दिया, 4 + 2 6 कर दिया, 6 + 4 10 कर दिया था। अब आज की क्लास के बाद आपकी जिंदगी में ये 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होंगे, बल्कि 2 + 2 0 भी होंगे, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डील विद वेक्टर्स, है ना। तो देखते रहिएगा, ठीक है। आप ये नोट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिएगा स्केलर्स की बात होगी, है ना। और प्यारे बच्चे, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स में ये बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा वो डेफिनेशन। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के ऊपर पुश और पुल एक्शन को हम लोग फोर्स बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने, जब आपसे पूछा गया कि आपकी हाइट कितनी है, या आप कितने साल के हो गए, या अभी क्या टाइम हो रहा है, आपका मास कितना है, कितने किलोग्राम के हैं, तो क्या आपने कभी डायरेक्शन बताया कि मेरा मास 10 किलोग्राम नीचे की तरफ है? कभी बताया? मेरी हाइट 6 फुट हवा में है, या ऊपर की तरफ है, या नॉर्थ की तरफ? नहीं। ये एक हास्यास्पद लगता है, हंसने में आता है, ऐसा लगता है जैसे हंसी आ जाएगी आपको, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीजें हैं, ये सेंस जो डेवलप हो पा रहा है आपके अंदर कि कहां पर डायरेक्शन की जरूरत है और कहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इस सेंस को ही बोलते हैं स्केलर और वेक्टर। और आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं अगर आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो पा रहा है कि कितने साल के हैं ये बताने में। आपको जरा भी ये बताने की जरूरत कतई नहीं है कि नॉर्थ में टूवर्ड्स 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब those physical quantities which don't have any associated direction or there is no requirement of direction, they are known as scalars, ठीक है। These quantity require magnitude and unit only. एग्जाम्पल अभी दे रहा था मैं, डिस्टेंस कितने किलोमीटर चले उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। उसी से रिलेटेड स्पीड है, वर्क, एनर्जी, मास। अच्छा, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, प्रोडक्ट है ये डॉट और क्रॉस पे मत जाइएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर हैं, इसलिए वर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज आपका ये भ्रम दूर होने वाला है कि वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? उसके आगे जो प्रेशर है, इसमें भी आप देखिए फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लोगों को लगता है कि प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर के साथ डायरेक्शन जो है वो अंडरस्टूड होता है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपको आगे चल के बताऊंगा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जैसे 5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं आप लोग, है ना, ए से बी पॉइंट तक, या ए से बी, बी से ए, है ना। तो आपको अगर लगता होगा कि ये भी वेक्टर है, तो आज आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और अभी फिलहाल के लिए बता दूं कि हाँ, ये तीनों ही स्केलर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और हाँ, एरिया का एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, एरिया जो है ना,
ये वो व्यक्ति है जो इच्छाधारी है। इच्छाधारी नाग का नाम सुना है ना आपने? तो ये कुछ इच्छाधारी है, जिसमें ये कभी तो वेक्टर बन जाता है और कभी स्केलर रहता है। जनरल एरिया की बात करें तो स्केलर ही होता है। जैसे आपके पास कितने बीघे का खेत है, कितने हेक्टेयर जमीन है आपके पास, तो आपको वहां डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। आपका घर कितने स्क्वायर फीट में बना है, यहाँ आपको कुछ भी बताने की जरूरत, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसी जगहें आएंगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, वहां पर एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ना कि ये स्केलर भी है और वेक्टर भी है। तो आइए धीरे धीरे हम इस जानकारी को बढ़ाते हैं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट देखेंगे बच्चों आप लोग, क्या है यहाँ पर, ये कुछ फिगर के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस फिगर का इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां आप अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो एक बॉडी है, जिस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक है फोर्स 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 7 न्यूटन का। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक कम से कम स्केलर और वेक्टर तो समझ गए हो ना, कि स्केलर में मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर में क्या होगा प्यारे बच्चे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। एनर्जी में रहो, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया सीखो, है ना। और छोटे मोटे डाउट्स जहां कहीं हो, कनेक्ट होके पूछ लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम तो अवेलेबल हैं भैया, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं। नंबर आपके पास है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। 10 न्यूटन और 7 न्यूटन, ठीक है। ये जो 10 न्यूटन और 7 न्यूटन है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ऐसे समझो कि राम और श्याम दो लोग हैं। राम लगा रहा है 10 न्यूटन और श्याम लगा रहा है 7 न्यूटन, तो दोनों मिलके एक ही तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे में दोनों गाड़ी को एक ही तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, गाड़ी एक ही तरफ चलेगी और ज्यादा फोर्स लगेगा 17 न्यूटन। 17 न्यूटन का फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों ये ऐसा मान लो भैया कि ये शादी से पहले की कंडीशन है। दो भाई थे, ये घर है, घर चलाने के लिए दोनों भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार दोनों मेहनत कर रहे हैं। एक 10 न्यूटन 10,000 कमा रहा है, एक 7,000 कमा रहा है, और दोनों मिलके उसी घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, सेम फेज में, वर्ड ध्यान दीजिएगा, सेम फेज में, है ना। यानी इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है भैया। अब क्या हुआ, दोनों की शादी हो गई, या एक की शादी कह लीजिए, है ना, दोनों की कह दीजिए, दोनों की शादी करा ही देते हैं। अब राम की भी भैया और श्याम की भी। अब क्या हुआ, ये 10 इधर ले गया, 7 इधर, दोनों में 180 डिग्री का फेज हो गया, थीटा। एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। एक कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, दूसरा कह रहा है इधर ले जाऊंगा मैं गाड़ी को। अब इफेक्टिव वैल्यू 3 न्यूटन हो गई। कहाँ तो देखो मेरे दोस्त, 17 न्यूटन था, अचानक से 3 न्यूटन पर आ गए फोर्स। ये देखिए, केवल और केवल डायरेक्शन बदलने भर का नतीजा है। फोर्स की केवल डायरेक्शन भर बदली और वैल्यू तुरंत बदल गई, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स इस पर 3 न्यूटन, क्योंकि जिधर ज्यादा फोर्स होगा फाइनल वैल्यू उधर ही होगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 + 2 हर बार 4 नहीं होता है, 2 + 2 0 भी होता है। ये है वेक्टर और ये है वेक्टर के अपने रूल। तो आपको सारे रूल्स भी सिखाएंगे और कैसे उनका इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन में करना है, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन करके दिखाएंगे दोस्त, है ना। अब 10 न्यूटन इधर आ गया, 7 न्यूटन इधर, तो फिर वही बात, 3 न्यूटन ही रहा, लेकिन अब डायरेक्शन बदल गया 3 न्यूटन का, क्योंकि 10 न्यूटन इधर मैक्सिमम ज्यादा हो गया, है ना। अब अगर ये दोनों, एक केस और लेते हैं बच्चों, जिसमें ये है 10 न्यूटन ऊपर की तरफ और ये इधर है 7 न्यूटन इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो रिजल्टेंट आएगा √100 + 49, बोले तो √149। अभी के लिए आप ये समझो कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, क्लियर है। और ये जो रिजल्टेंट होगा
वो ज़्यादा झुकाव रखेगा 10 न्यूटन की तरफ। ये बिल्कुल समाज में उसके जैसा है कि अगर आप किसी को बुलाइए मध्यस्थता करने के लिए तो वो मध्यस्थता करता है ये ध्यान रखते हुए कि मजबूत आदमी की तरफ, है ना। अक्सर लोग यही करते हैं कि जो मजबूत होता है उसका साथ देते हैं, है ना। कमज़ोर का साथ बहुत कम लोग देते हैं। तो ये फोर्स भी बड़ा खतरनाक है, ये भी उधर ही जा रहा है जिधर ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे रिजल्टेंट अगर दोनों बराबर होते, मान लीजिए ये 5 न्यूटन ये भी 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता। लेकिन अगर ये 10 हो गया और ये 5 हो गया तो रिजल्टेंट इधर ज़्यादा झुकेगा, ठीक है। अगर ये वाला 10 हो गया और ये वाला 5 रह गया तो रिजल्टेंट इधर ज़्यादा झुकेगा। एंगल की बात की जा रही है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी तो ध्यान रखना है ना। यहाँ पर दोनों एंगल बराबर थे, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये छोटा है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ है, जिधर की तरफ ज़्यादा फोर्स है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ, अभी तक आपने ये पढ़ा कि वेक्टर होता क्या है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो से, है ना, तीर से, ये वाली तीर देखिए, है ना। और इस तीर में देख रहे हैं ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इस तीर में दो पोर्शन है प्यारे बच्चों। एक तो इसकी लेंथ है, इसकी एक तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, ठीक है। दूसरा एक ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे जिधर ये बना है, इसको हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और पीछे वाले पोर्शन को टेल ऑफ वेक्टर। ये सारे टेल हैं, ये सारे क्या हैं, टेल, और ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे हेड हैं, ठीक है। तो हेड तो डायरेक्शन को बताने के काम आता है, लिख लीजिएगा हेड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। वेयर एज लेंथ ऑफ एरो, एरो में दो चीजें हम देख रहे हैं, एक तो डायरेक्शन के लिए हेड हो गया, और लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड बताता है, किसका मैग्नीट्यूड बताता है बेटे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है? तो ये आप जनरली एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा मत बना दीजिएगा, है ना, ये सब नहीं, ये कलाकारी वाला आर्ट बाई नहीं, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं, केवल इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच एंगल से रिलेटेड आपको चीजें समझाते हैं, आइए देखिए। उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, है ना। पहला, इस पे लिखा है कि प्रेशर हैज गॉट द डायरेक्शन बट डायरेक्शन इज नॉट नीडेड फॉर इट्स एक्सप्रेशन, हेंस स्केलर। मैं आपको अभी बता रहा था कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर होता है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। तो ये जो नॉर्मल फोर्स, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। जब किसी बॉडी पे कांटेक्ट बनता है तो दो सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच एक सरफेस ऊपर वाली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस पर एक फोर्स लगाती है और उसको थ्रस्ट बोलते हैं, है ना। जनरली आप लोग प्रेशर पढ़ते आए हो ना, F/A, इसी फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं बेटा, है ना, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्लियर है क्या? तो इसमें जो थ्रस्ट है ना, ये अपने आप में एक डायरेक्शन को कंटेन किए हुए है। इसके रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए इसको हम लोग स्केलर में रखते हैं। आगे करंट, जैसे करंट मान लो कि एक वायर, दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ठीक है। इधर से मान लो कि 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 एम्पियर, तो इधर कितना करंट जाएगा? सिंपल देखिएगा, ये जंक्शन है, एक मीटिंग पॉइंट। ये करंट आया, मान लो ये एंगल 120 डिग्री है, 2 एम्पियर इधर से और 3 एम्पियर इधर से, और जनरली इधर जो करंट जाती है वो 5 एम्पियर जाती है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। और आपने देखा कि एंगल 120 डिग्री था, बावजूद इसके इन दोनों का सम हो गया ये, और वेक्टर इसको अलाउ नहीं करता है। आप इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं।
टेंसर क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी, टेंसर लिख लीजिएगा है ना, टेंसर क्वांटिटीज है ना, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल दे फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उनके जो लॉज होते हैं वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करते। उन्हीं में से एक हमारा करंट है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। करंट डायरेक्शनल होती है, आपको पता है ना, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है, ये चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है v मीटर पर सेकेंड, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ v मीटर पर सेकेंड से, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को ही फॉलो करता है, ना कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो इसलिए आप बोलेंगे कि करंट हैज गॉट द डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल्स, हेंस स्केलर बोलें या फिर टेंसर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इस पर बात कर चुका हूं आपके साथ, है ना। मैंने बताया था आपको कि एरिया जो है वो एक इच्छाधारी प्राणी है, इच्छाधारी नाग कह लीजिए, है ना। ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ कर देगा आपके साथ। ये एरिया जो है स्केलर भी होता है बच्चों और वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। देखिएगा इस चीज को, एरिया इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। कहां पर कैसा एप्लीकेशन है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल केस में एरिया जो होता है वो स्केलर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये वेक्टर के जैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा मैं ये भी बता देता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई बोलते हैं, जो कि होता है E.S, है ना, ES cos थीटा, और फाई मैग्नेटिक की बात करोगे तो BS cos थीटा। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया नॉर्मली, गिवन सरफेस एरिया नॉर्मली, या फिर अलोंग द एरिया वेक्टर। अलोंग द एरिया वेक्टर जब मैंने कहा तो आप ध्यान से देखना, मान लो ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा ना बच्चे, वो हमेशा यहाँ से बाहर की तरफ होगा। सरफेस के, ये अगर सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा n कैप, s कैप या फिर a कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि a कैप का क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताना शुरू करूंगा तो ये कैप, ये जो ऐसे लगा रहे हैं ना उसको कैप बोलते हैं, उसमें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इन केसेस में बच्चों एरिया जो है ना वो वेक्टर है, इन केसेस में एरिया स्केलर नहीं है। क्लियर है ना। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, यहां मैं आपको अलग अलग तरह के वेक्टर्स पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। तो पहला वेक्टर जो है हमारा वो हेडिंग है इक्वल वेक्टर्स। कुछ 5 से 10 तरीके के बीच में आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन और उनके टाइप, उनका नेचर, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना मेरे भाई, छोटी छोटी चीजें जब पता होंगी और वो कहीं किसी बड़े क्वेश्चन में आएंगी, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम का हो, तो आप बहुत इजी वे में आसानी से उसका इस्तेमाल भी कर पाओगे और उसका मतलब भी समझ पाओगे कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों लिखा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल वेक्टर आ जाता है तो उस इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है। इक्वल वेक्टर्स ये 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं, है ना। और 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर हों, दोनों में कोई अंतर ना हो, तब तो उनको बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। जैसे आपको फिगर में बना रखे हैं 2 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाए गए हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपको
कि वेक्टर ये सुविधा देता है आपको कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल दिखाओ, आप वेक्टर बी को ऐसे भी दिखा सकते थे यहाँ पर। हाँ, बस एक चीज याद रखना कि लेंथ अगर इसकी l है तो इसकी भी लेंथ l, डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में आपको वेक्टर बी को भी दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि आप लेंथ तो सेम कर दें लेकिन डायरेक्शन ये कर दें, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट एन इक्वल वेक्टर, है ना, यह याद रखने वाली बात है। ठीक है बच्चों, तो देख लें, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन they are said to be equal vectors which are being represented with the help of figure. So please keep preparing your notes, note down करते रहो बच्चे, आगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। देखो भाई, आप ये भी कह सकते हो कि दोज वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन और दोज वेक्टर्स विच आर लीनियर आर सेट टू बी लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, ये लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर ही कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल वेक्टर में। क्लियर है? आप देखो यहां पर ये जनरली क्या है कि ये जितना लेंथ l, ये l और ये l, तो ये 2l हुआ पूरा और ये l हुआ, इसलिए आपको लिखा है कि वेक्टर a जो है वो ट्वाइस है वेक्टर b का। वेक्टर a इज ट्वाइस ऑफ द वेक्टर b। क्लियर है बेटे? तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हेडिंग डालिए अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, आपने इक्वल और लाइक वेक्टर पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे अनइक्वल, अनलाइक या फिर अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है बेटे? तो देखिएगा यहां पर दो वेक्टर हैं, इनकी लेंथ भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है ना। इफ टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दे आर सेड टू बी वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर। और अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि ये वेक्टर A है और उसी के बराबर एक वेक्टर B लिख दिया जाए अपोजिट में, तो इसको माइनस B बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस B को क्या बोलेंगे? माइनस B नहीं बोलते हैं हम मान लीजिए कि ये वेक्टर B है ना, तो दोनों में जो रिलेशन होगा ना वो A होगा क्या? माइनस ऑफ वेक्टर B, माइनस ऑफ वेक्टर B। इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट देखिएगा, आपका आ जाएगा निगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये एक्चुअल में ये यहाँ होना चाहिए था, जो सर पे नहीं है। ए जो है ना, इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वेक्टर ए। जब भी पढ़ेंगे तो वेक्टर ए पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये एरो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है मैं तो बता ही चुका हूँ आपको कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन 180 डिग्री पर हो, 180 मतलब जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल बोल दीजिए आप उनको, है ना। तो देखो यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी है। तो देखिए इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ईच वेक्टर इज अ निगेटिव वेक्टर ऑफ द अदर। यानी आप ये लिख सकते हो कि वेक्टर ए जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी है, या फिर वेक्टर बी जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर ए है। ये दोनों एक ही बातें हैं, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो नोट करते रहना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको मैं डायरेक्शन वेक्टर भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? डायरेक्शन वेक्टर। ये इस पूरे वेक्टर में सबसे ज्यादा अगर अंडरस्टैंडिंग जिसकी होनी चाहिए वो ये वेक्टर है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है ना। और डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर होता क्या है? नाम से ही क्लियर है दोस्त, नाम में ही लिखा हुआ है यूनिट, यानी a vector whose magnitude is 1 and direction may be along the direction of the given।
मे बी नहीं, मतलब यहाँ चांस नहीं है, डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर ए दिया है, मान लो ये एस है ना, और ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसका ये वाला जो वेक्टर है जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको हम ए कैप बोलेंगे। और ए कैप निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिटरी है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटरी है बच्चे, इसलिए अगर आप ए कैप निकालना चाहते हो तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे, क्योंकि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को आप केवल ए लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं बहुत मजेदार चीज है, बहुत बार यूज होगा, बहुत अच्छे से इसको समझिए। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर को भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहां देखिए, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ ए इज अ गिवन वेक्टर देन यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय दिस, है ना। यहाँ कैप लगा दीजिएगा, ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, हम लोग कैपिटल ए ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ गया परिवार का एक सबसे छोटा सदस्य, जीरो वेक्टर, जिसको सुन के ऐसा लगता है कि शायद इसकी अहमियत नहीं है। भैया है इसकी अहमियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो, 2 इक्वल वेक्टर को, या 2 अपोजिट और इक्वल वेक्टर को ऐड करते हो, तो उस समय ये महानुभाव आते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी इसलिए क्योंकि इसको जिसके साथ जोड़ोगे उसी में जुड़ के चल देगा, इसका कोई अपना ईमान धर्म नहीं है, इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, जिसके साथ जोड़ा उसी के साथ हो लिया, है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इसको हम जीरो के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ओ के ऊपर ऐसा जीरो दिखा दिया, ऐसे एरो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ नल वेक्टर कोइंसाइड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो आप पॉइंट बोल सकते हैं इस तरह से, कोइंसाइड कर गए इनिशियल वेक्टर भी और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हैं, इसमें पॉइंट हैं दोनों, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट, है ना, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये चीज को समझो जरा, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा यहां पर, देखिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। आप ऐसे समझो, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, मान लो आपने इसको u मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो ये धीरे धीरे जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसलिए v को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह पेंडुलम का एग्जांपल लो, पेंडुलम में क्या होता है, ये मीन पोजीशन होती है और मीन पोजीशन से आके पेंडुलम यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है, ठीक है। इधर भी पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है और इन एक्सट्रीम पोजीशंस पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है प्यारे बच्चे, लेकिन इधर 0 होती है, तो वहाँ पर जीरो वेक्टर की जरूरत है हमें, बोलो है कि नहीं है, है ना। तो देखो जैसे किसी वेक्टर, ये कुछ सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किसी वेक्टर में अगर आपने 0 को ऐड किया, देखिएगा 0 वेक्टर को ऐड किया आपने, तो वो वेक्टर खुद वही आएगा। ऐसे ही ए बी में 0 वेक्टर ऐड कर दिया तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। माइनस कर दीजिए 2 वेक्टरों का, मैंने बोला ना कि 2 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दीजिए तो वो 0 आ जाएगा। दूसरा, अगर 0 वेक्टर में आप स्केलर नंबर
एक स्केलर नंबर कुछ भी हो सकता है, उसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, जीरो वेक्टर ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक अभी तक समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। देखिए एक बात याद रखो, पढ़ाई के कुछ रूल होते हैं, पढ़ाई के कुछ उसूल होते हैं और उन बेसिक रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। आपको लगेगा कि ये आसान है और आप वहां जाके फंस जाएंगे किसी पॉइंट पर। तो ऐसा है कि ना चीजें आसान होती हैं और ना ही कठिन होती हैं। जहां पर आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं चीजें आसान लगने लगती हैं, और जहां आप उन रूल्स को, उन उसूलों को तोड़ने लग जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, वहां पर चीजें ऑटोमेटिक कठिन हो जाती हैं दोस्त। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहना मेरे भाई, ठीक है। अब एक डेफिनेशन आ गया यहाँ पर, ये देखो प्रॉपर वेक्टर। तो ये प्रॉपर वेक्टर का क्या, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था यार, प्रॉपर इम्प्रॉपर, है ना। तो प्रॉपर वेक्टर नोट कर लो, देखो ध्यान से। एनी वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, उसको प्रॉपर वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन्स के बारे में पता है ना, एरिया होता है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, तो वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, है ना। इस तरह के कितने भी वेक्टर आप दिखा लीजिए, ठीक है। ये तो तीन ही दिखाए थे, कितने भी दिखा लीजिए, दोज वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ये है आपका प्लेन। इस बाउंड्री के अंदर या इस प्लेन के अंदर लाई करने वाले सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है बच्चों? नॉन कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही क्लियर है, बहुत सारी डेफिनेशन नाम से क्लियर हो जाती हैं। दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन में तो ये दो वेक्टर हो गए, वाई जेड में ये हो गए, जेड एक्स में कुछ इस तरह से हो गए, है ना। तो ये सारे नॉन कोप्लेनर हैं, ये दोनों आपस में कोप्लेनर हैं, ये दोनों आपस में कोप्लेनर हैं, और ये जो हैं वो आपस में कोप्लेनर हैं। क्लियर है बात? तो देखिएगा आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाँ ये थोड़ा समझ लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आगे भी आपको बड़ा मजा आएगा, है ना, समझना जरूरी है ये एंगल। आपको अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूं। दो वेक्टर दे दिए हैं और आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम करिए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये है वेक्टर बी, तो आप वेक्टर ए को वैसे ही बना दीजिए और वेक्टर बी की टिप को पकड़ के, जिस डायरेक्शन में वो है ना वेक्टर बी, जैसे ऊपर की तरफ है, तो जिस डायरेक्शन और जिस लेंथ के साथ वेक्टर बी है, उसी डायरेक्शन और उसी वेक्टर के लेंथ का ध्यान रखते हुए आप बस इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब जब आप इन दोनों टिप को मिला देंगे ना, तो आप देखिए आपके सामने दो एंगल तैयार होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये 180 से बड़ा है और ये जो है वो 180 से छोटा है। तो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है ना, वो यही लिया जाता है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं लेते, है ना। तो देखें यहां पर, टू नो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी शुड कीप देयर टेल्स एट द सेम लोकेशन। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये इस टाइम क्या है, ये इस टाइम को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? दो और वेक्टर्स समझ लीजिए लगे हाथों, को इनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम ओरिजिन, यानी जिनके टेल एक ही पॉइंट पर हों, एक ही जगह से स्टार्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हों या सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, उन सभी को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहां देख भी रहा है आपको, ए और बी ये दोनों ही क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। लेकिन को टर्मिनस क्या होता है बेटे? को टर्मिनस लिख लीजिएगा यहां पर, को टर्मिनस या को टर्मिनल, है ना, को टर्मिनल भी लिख सकते हैं। को टर्मिनल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बच्चों जो एक ही पॉइंट पर आके खत्म होते हैं, है ना, आए चाहे जहां से, लेकिन उनका
एंड पॉइंट सेम रहेगा। पहले स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, अभी एंड पॉइंट सेम होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेम लोकेशन एंड द एंगल विच इज लेस देन 180, क्योंकि यहाँ एंगल 180 से बड़ा भी है, दिख रहा है ना आपको, तो ये नहीं लेना आपको। कौन सा लेना है? जो एंगल 180 से छोटा है। अब जैसे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस पर, देखिएगा यहां पर आपके लिए एक तो वेक्टर ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी। पहले ही दिया हुआ है कि वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, ये वेक्टर ए जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ ही दिख रहा होगा, है ना। लेकिन वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 35 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सी जो है वो वर्टिकल निगेटिव का जो वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस इसको बोल सकते हैं हम, और बोलेंगे, बोल सकते हैं नहीं, है ना, इससे 40 डिग्री बना रहा है। जबकि ये जो है ये निगेटिव एक्स एक्सिस से, किससे? माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि आपको ए और बी के बीच का एंगल बनाना है, तो कुछ नहीं, आप ए को लेके जाओ ना और यहां बना दो ऐसे, ये बना दिया एक के साथ, ए जिधर था उधर ही बना दिया, दोनों के टिप को मिला दिया, एंगल कितना बन गया? 35 डिग्री। अब अगर मान लो आपको बी और सी के बीच का एंगल निकालना है, किसके बीच का एंगल निकालना है? बी और सी के बीच का। तो आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो, चलो जल्दी से पकड़ के रखो इसको, सॉरी, इस बी को पकड़ लो, है ना और इस बी के टिप को लेके जाओ, ऐसे ऐसे लेके जाओ थोड़ा सा इसको पैरेलली, जो है ना, इस वेक्टर में खासियत क्या है कि वेक्टर्स को इधर पीछे या फिर ऐसे ऐसे शिफ्ट किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड अलोंग देयर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो चाहे आप वेक्टर को ऐसे दिखाओ, चाहे आप वेक्टर को ऐसे दिखाओ, चाहे आप वेक्टर को यहां दिखा दो, चाहे आप वेक्टर को टॉप पे दिखा दो, ऐसे, है ना, सबका इफेक्ट एक ही होगा, ये याद रखिएगा। तो मैंने जब इस टिप को यहां शिफ्ट किया तो बी मेरा कुछ ऐसे दिखने लगा मुझे, है ना, ये बी। अब क्या है बेटे, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है ना बी और सी के बीच का। तो देखो ना ध्यान से कितना होगा, ये पूरा, ये कितना है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 50 होगा, और ये तो 35 था ही। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना आपको दिख रहा है? 85 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, अगर आप सी और डी के बीच का एंगल देखना चाहो तो सी क्या है? डी ये है ना, देखिएगा, इस डी को ऐसे बना दीजिए इस तरह से, डी, और डी यहां से कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। तो भैया फिर ये तो यहां से भी 45 डिग्री बनाएगा ना, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ये दोनों कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते रहिए यहां पर ए और सी के बीच का एंगल, ए और डी के बीच का एंगल, बी और डी के बीच का एंगल। आप खुद करके देख लीजिए, आपको अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। ट्राई कर लीजिए फटाफट जैसे मैंने आपको सिखाया। मान लीजिए ए और डी के बीच का, चलिए डिस्कस कर लेते हैं ए और डी के बीच का, है ना। ये है दोस्त आपका ए तो एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, ऐसे ही बना दो। डी को लेके आओ, चलो डी को पकड़ के लेके आओ यहां, ऐसे बना दो इधर, और ये एंगल कितना बना रहा है? ये एंगल यहां से बना रहा है 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितना होंगे? अगर ये पूरा होता तो 180 होता, 180 में से 45 माइनस कर दीजिए, 135 आएगा नहीं आएगा? तो इस तरह से करके हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको बताऊं, हमारे पास 3D में वेक्टर होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से एक्सेस हैं वो आपको दिख रहा है यहां पर, ध्यान से देख लीजिए और बताइएगा मुझे भी। एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, ये देखिए थोड़ा छोटा है, बड़ा कर देता हूं। एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस, यहां पर जेड एक्सिस। अच्छा, बहुत जगह क्या होता है ना
कि लोग इसको y लिखते हैं, इसको z लिखते हैं, इसको x लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो यही, यहाँ पर आप x को दिखा देंगे, यहाँ y को दिखा देंगे, यहाँ, तो वो चीज़ें परेशान नहीं होना है ना बेटे। x इधर दिखाया है, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, तो क्योंकि ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है, 3 एक्सेस या एक्स वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसके 3 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और लेट इट बी x, y, z, और ये है अपना ओरिजिन। तो ओरिजिन से यहां तक वेक्टर को लिखने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x, y, z तो मिल गया। अब रही बात कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। 2 वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा वेक्टर की दुनिया में, एक तो पोजीशन वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो ये 2 पॉइंट को समझ गया तो वो वेक्टर को काफी हद तक समझ लेता है, ठीक है ना। तो ये अभी तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एक ऐसा टर्म है जो आपको समझना चाहिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किन वेक्टर को बोलेंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनको या उस टाइप के हर वेक्टर को, दोज हु आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर है। तो देख लीजिएगा, इफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज 90 डिग्री, जैसे वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, या फिर इधर 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, ये सारे क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इस टाइप के सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब उसी ऑर्डर में आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में बताने जा रहा हूं। एंड हाँ, जाग जाओ मेरे लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग, वेक्टर बिल्कुल जवान हो रहा है ना, एकदम मजबूत हट्ठा कट्ठा। अभी वेक्टर पैदा हुआ था ऐसा बच्चा जैसा लग रहा था, एकदम आसान। अभी देखना वेक्टर जब चरम पे पहुंचेगा तो कितना मजेदार होगा और कितना मजा आएगा आपको इसको सीख के। मैंने कहा ना कि कोई पॉइंट अगर P लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y, z हैं, तो इसके लिए वेक्टर OP बनेगा हमारा। पोजीशन वेक्टर O से शुरू होके OP बनेगा, जिसको आप वेक्टर R भी कई बार लिखते हो। ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P। कहां से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, 0 0 0 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी जानकारी बहुत लोगों को है और जिनको नहीं है वो ध्यान से देखें कि एक्स एक्सिस के लिए जो असाइंड यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, इसके लिए है जे कैप, इसके लिए है के कैप। ठीक है। जैसे अगर आपको कोई फोन करके आपका दोस्त बोले कि भैया मैं तुम्हारे घर से 5 आई कैप की डिस्टेंस पर, 5 आई कैप किलोमीटर, यानी तुम्हारे घर से एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग 5 किलोमीटर पर वो खड़ा है, और अगर वो बोले कि मैं -5 आई कैप पर हूं, तो समझ जाना कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्त? निगेटिव एक्स एक्सिस की। क्लियर है? तो यहां से यहां तक आपको अगर समझ में आया हो तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा यहां पर और अच्छे से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऑर्थोगोनल इनको क्यों बोलते हैं। ऑर्थोगोनल बोलने के पीछे रीजन है क्योंकि आई और जे, आई वेक्टर कैप है, कैप है मतलब लिखते चलिएगा
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है बच्चे? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यहां वाई लिख लीजिएगा, है ना। और के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर है मतलब सबका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जेड और एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब लड़के कह रहे हैं कि सर ये एंगल तो बड़ा दिख रहा है, ये तो 90 दिख नहीं रहा है। तो असल बात ये है ना दोस्त कि ये जो जेड है ना जिसको ऐसे दिखा रखा है, ये एक्चुअल में यहाँ से निकल के तुम्हारी तरफ आता है ना, तुम्हारी तरफ। जैसे अपने हाथों को ऐसे फैलाओ, उंगलियों को, ये देख रहा है यहाँ से, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और अगर इन दोनों को देखा जाए, मान लीजिए कि ये इस फिंगर को उठा के यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसे ना होके इधर होता है, बट हम पेपर में ऐसे नहीं दिखा सकते, प्लेन ऑफ पेपर में, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए ऑर्थोगोनल। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की, और अब सिखाता हूं आपको पोजीशन वेक्टर लिखना। जैसे यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया था, आपको याद होगा, एक पॉइंट मैंने यहां P लिया था, है ना, और P के कोऑर्डिनेट दिए थे x y z। तो O से P को हम लोग बोलते हैं बेटे पोजीशन वेक्टर। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसमें बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब मान लो जैसे ये है 2 -3 और 4, तब क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर कह रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, इसका होगा 2i -3j प्लस 4k। अच्छा, ये कैप लगाओ या ना लगाओ वो कई बार ऑप्शनल होता है ना। ये -3 का मतलब क्या है? ये -3 का मतलब है निगेटिव एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मान लो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो OP का, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप सिंपल 3D का जो डिस्टेंस वेक्टर, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का, जो कि क्या होता था, मान लो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो क्या करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ना ये 0 0 0 है मेरे दोस्त, 0 0 0 है कि नहीं है। तो अगर मैं x2 माइनस x1 करूंगा भी तो ये x माइनस 0 x ही आएगा, y माइनस 0 y ही आएगा। अब आपके पास ये दोनों हैं तो आप OP कैप नहीं लिख सकते क्या, या R कैप, वो क्या होगा पूरा वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, है ना, यानी xi yj प्लस zk होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर लिखना। ये हो गया कैसे कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कैसे आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कैसे आप वेक्टर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, और कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं पोजीशन वेक्टर को। जैसे यहां पर आप देखिए 2 पॉइंट दिखाइए, A और पॉइंट B। अब O से A तक जो ये बन रहा है ना, O से A तक, जिसको RA लिखा गया है यहाँ, वेक्टर RA या फिर R1 भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, ये पोजीशन वेक्टर है बच्चे पॉइंट A का। किसका, पॉइंट A का। अगर RB की बात करूं मैं या R2 लिखूं तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, यानी यहां से शुरू करके इधर की तरफ ये वाला। ठीक है, ये है आपका पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का। अब अगर आप A से B की तरफ ध्यान से देखो और चलो A से B की तरफ, तो ये जो होगा AB वेक्टर या फिर RAB, ये होगा बच्चों
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या वेक्टर फ्रॉम लिख लीजिए, है ना, ऑफ हटा दीजिए, फ्रॉम। एक जगह से भैया आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में तो पता है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो यहां भी हमने क्या किया, ए से शुरू करके बी तक चले आए। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना। अगर मान लो मुझे आर ए बी लिखना हो तो मैं तो इसको लिखूंगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है। और ये आया कैसे वो समझाता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। यहां आप पहले आर से ए पर गए तो ओ से ए पर गए तो पहले आर ए लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर ए बी लिखेंगे, क्योंकि यहां से आप यहां गए और यहां से यहां गए। तो याद करिए आप, जैसे यहां से शुरू किया ओ से ए गए और ए से यहां बी पहुंचे, है ना। तो ये होता है ना आपका, ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आर बी वेक्टर आया। क्या वेक्टर आया, आर बी। लेकिन क्योंकि आपको तो निकालना ए बी है ना, तो आर ए बी आप क्या लिखोगे बेटे, आर बी माइनस आर ए, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक। अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो बी से ए, तो आप लिख सकते हैं माइनस आर ए बी, यानी आर ए माइनस आर बी, ठीक है बेटा। ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर लिखने का ये तरीका आप याद रखिएगा। जैसे ए से बी लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, आर बी माइनस आर ए। बी से ए लिखना है, बी से ए लिखना है तो फाइनल ए हो जाएगा और इनिशियल बी हो जाएगा, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आर ए माइनस आर बी लिख के इस काम को कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आपकी बारी आती है वेक्टर एडिशन। भैया अब मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि अभी तक आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पूरा दे चुका हूं। अब इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है इसमें। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने वेक्टर लिखना सीखा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ टू फाइंड अ वेक्टर, हाउ टू राइट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर पॉइंट का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना, ये सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में सीखा। अब बात आती है कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों यही तो बात शुरू हुई थी, आखिर मुद्दा तो यही था। दो वेक्टर थे अपने पास, उन दोनों वेक्टर, मैंने कहा था कि 2 और 2 का सम हर बार 4 नहीं होता है वेक्टर में। वेक्टर एडिशन के अपने स्पेशल रूल्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं उसको पूरा का पूरा। तो अब वेक्टर अलजेब्रा शुरू करने जा रहा हूं मैं, जिसमें वेक्टर जो पुराना आपने देखा ना, पुराना वो पूरा डेफिनेशन से रिलेटेड था। डेफिनेशंस की हेल्प से ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सब ठीक है। वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स हैं जिनमें बेसिकली आप 3 रूल्स की बात कर सकते हैं। पहला कौन सा, पहला है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। सॉरी, पैरेललोग्राम से पहले बात करते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा डिले करके, है ना। पॉलीगन लॉ है, ट्रायंगल लॉ है और है वेक्टर लॉ, है ना। सॉरी वेक्टर का ना, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये तीनों लॉ आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं इन दोनों से शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और बना रहे आपके सीखने की अच्छी एक रफ्तार। तो देखेंगे सभी लोग यहां पर ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ। इसके लिए देखिएगा बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, 2 वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी,
और आप देख पा रहे हो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वेक्टर बी जो है वो दिखाया हुआ है कि एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको देखिएगा, यहां पर इसके लिए आपको मैं बोर्ड पर ले चलता हूं, ठीक है। देखिएगा, एक वेक्टर हो गया बच्चों ये आपका, ये है एक वेक्टर ए, और दूसरा जैसा आपको दिखाया गया था जिस वेक्टर को जोड़ना था, ये है वेक्टर बी, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्योंकि ये एक्स एक्सिस से बना रहा है तो अगर आप ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करो वेक्टर ए, तो ये बी हो जाएगा और ये फिर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। बोलो हाँ या ना। तो आपको अब मैं ये तो एंगल बता रहा था, है ना। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमेशा याद रखिए कि वेक्टर ए को तो ऐसे ही दिखा दीजिए जैसे जिस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी की टिप को यहां मिला लीजिए इसके साथ, है ना। ये हो गया वेक्टर बी, और ये अभी भी कितना एंगल बना रहा है मेरे भाई, ये अभी भी एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये होगा इसका एंगल अल्फा, ठीक है। यहां से यहां तक ओ से बी तक ये पूरी लेंथ होगी, ठीक है। ओ इसको बोल देते हैं m, इस पॉइंट को n बोल देते हैं, और ये वाले वेक्टर को वेक्टर बी यहां दिखा देते हैं, ठीक है बेटे। अब मैं दो काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा वो दो काम कौन कौन से होंगे। एक तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये पॉइंट को मान लीजिए कि P कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर है तो कैसे उस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जैसे ये वेक्टर B है, दिया है ना ये वेक्टर B, मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहता हूं। क्यों तोड़ना चाहता हूं, उससे मुझे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि मुझे ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, एक स्केलिन ट्रायंगल OAOMN, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस वेक्टर बी को दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, एक पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। यहीं पे वो चीज सिखा रहा हूं आपको। ये एंगल कितना था, थीटा था, है ना। तो ये हाइपोटेनियस है बेटे, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस में हम इसकी लेंथ लेते हैं केवल, क्योंकि डायरेक्शन तो आप दिखा ही रहे हो, बी हो गया। तो बेस कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है क्या, कॉस थीटा, है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, इस डेरिवेशन को ध्यान से समझ लीजिए, बस आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल आएगा। ये होता है साइन थीटा, है ना। तो यहां से आप बेस को क्या लिखोगे, बेस को लिख सकते हो आप b cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b sin थीटा, क्योंकि आपने दिखा रखा था ना कि b है। तो याद रखेंगे थीटा कंपोनेंट जिसके साथ है, x एक्सिस के साथ है तो ये b cos थीटा, y एक्सिस के साथ है तो ऊपर वाला b cos थीटा। जैसे मान लो ये एंगल ऐसा दिया होता है ना, ये एंगल यहां से दे दिया होता थीटा, और ये b ही रहता, तो अब ये b cos थीटा हो जाता बच्चों, और ये हो जाता b sin थीटा। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिवाय 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी स्पेशल नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो देखना यहाँ पर, अब ये तो a है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये a है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई b cos थीटा। मैं सीधे लेंथ की बात कर रहा हूँ, वेक्टर वगैरह सब भूल चुका हूँ मैं। ये है b sin थीटा, भुला दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेके चल रहा हूँ, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल OPN, दिख रहा है आपको OPN। OPN में आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, ON का स्क्वायर जो होगा वो OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर है। और ऐसे में OP तो R, ON तो R है ही, और OP क्या है,
a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट इसमें लगा देते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना r, उसका एक तो लेंथ निकाल लूं और दूसरा उसकी डायरेक्शन यानी एंगल अल्फा जो कि वो a वेक्टर से बनाता है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनाता है, वो दोनों चीजें निकालना मेरा एम है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है बेटे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है ना। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आ गया कि जो r आ गया वो अंडर रूट में, क्योंकि अभी तक r स्क्वायर चल रहा था, तो r आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बेटे, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और रही बात अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या था, b साइन थीटा, और बेस क्या था राइट एंगल ट्रायंगल में a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो बेटे कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। दो चीजें, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसने क्या दिया, इसने दिया मैग्नीट्यूड, है ना, और इस वाले ने बताया डायरेक्शन। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो तैयार होता है रिजल्टेंट वेक्टर r, जिसमें आप लोग इस तरह से ये दो वेक्टर जो आपको गिवन थे, थोड़ा छोटा और कर देता हूं, है ना, दिखेगा वैसे आपको, ये जो दो वेक्टर दिए थे वेक्टर a और वेक्टर b, इनका रिजल्टेंट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, देखिए कितना आता है, नोट करके रखें इसको, और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। नोट कर लें तो वापस चलेंगे वहां पर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रखना है ना, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही काम किया, वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, ठीक है, और ये जो वेक्टर सी है जिसको मैं वेक्टर आर लिख रहा था वहां पर, वही है, उसी को देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए दो पार्ट में तोड़ा, एक ये बी है, अगर ये बी है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां समझा चुका हूं कि कैसे आएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल एक तैयार हुआ, ये बड़ा वाला यहां से यहां तक, देखिए ये वाला, इसी में हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें जो मिला वो यही है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, ये कर चुके हैं हम लोग, है ना, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इसको देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल लॉ को अगर लिखना चाहें कि बोथ वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड टू टेल, देखिए पहले के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दिया, देन कंप्लीटिंग द ट्रायंगल बाय मेकिंग थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विद एरो इन द अपोजिट सेंस। हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर आप A से O से A तक आए, A से B तक गए, और अगर B से O तक आ गए, तो इसका मतलब है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये मान लो वेक्टर C है, प्लस वेक्टर C, ये जीरो वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जहां से आप चले थे वहीं वापस आ गए। इसलिए अपोजिट सेंस में लेना बहुत बेहद जरूरी है, ये अपोजिट सेंस में लेना बेहद जरूरी है। अपोजिट सेंस का मतलब है कि यहां से शुरू करके और यहां तक, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में।
आगे बच्चे एक पैरेललोग्राम लॉ आएगा, उसको समझ लीजिए आप लोग, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहां पर देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी वही, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले। If two vectors are considered to be the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of two vectors is given by the vector that is diagonal passing through the point of contact of two vectors, है ना, vectors parallel to each other, ठीक है। और diagonal passing through the पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, जहां पर दोनों के टेल ज्वाइंट हैं। जैसे यहां समझिए सेम वही रखिए, है ना, पहले वाला ही। इसको आगे लेके आए तो यहां पर इसको बना दिया ए को, ठीक है। अब बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ए के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, तो आपको ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया जो कि यहां दिखाया गया है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये इसका रिजल्टेंट है सी, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां डायगोनल दो होंगे ना बच्चों, एक ये वाला भी होगा और एक ये वाला भी होगा, तो रिजल्टेंट इससे रिप्रेजेंट होगा ना कि इससे, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो है वो इस दोनों वेक्टर के साथ को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट है इसका। सब कुछ वैसा ही रहेगा, जैसे इसकी पूरी डेरिवेशन वैसी ही रहेगी जैसा हमने ट्रायंगल लॉ में किया है, कुछ भी अलग नहीं है। आउटपुट भी सेम आएगा, बस स्टेटमेंट अलग है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग लाइक एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल which passes through the initial point या कॉमन पॉइंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्लियर है? तो बस सब कुछ सेम है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटे। देखिएगा यहां अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस करना पड़ेगा हमें, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है बेटे, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, उसके लिए पहला पॉइंट पढ़ो, इफ इट इज डिवाइडेड बाय अ स्केलर। अरे भैया ये तो बड़ी बात है, मान लो ये वेक्टर ए है और आपने कर दिया वेक्टर ए को 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर ये वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, फिर तो ये वेक्टर ए बाई 2 हो गया। तो नॉट चेंज पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है इसका, है ना। दूसरा, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं इसमें, है ना, खाली क्वेश्चन नहीं है ये। मल्टीप्लाई कर दिया अगर वेक्टर से, मान लो ऐसा कर दिया 2 वेक्टर ए, तब तो ये बढ़ गया, फिर चेंज हो गया वेक्टर। इफ इट स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, एक स्टेटमेंट मेरा याद करिएगा, मैंने ये कहा था कि वेक्टर्स में ये खासियत है कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, है ना, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ऊपर नीचे आगे पीछे ये शिफ्टिंग की जा सकती है, वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर एक वेक्टर ये है, ए बोलते हो इसको, तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। अगर इसको थोड़ा नीचे ऊपर शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा आगे भी अगर बढ़ा दोगे ना, आगे या थोड़ा पीछे दिखा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, यहां पर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ पा रहा हूं, यहां पर आपको वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो इसको मैं रोकना चाहूंगा, इस पर आप स्टॉप लगा दीजिएगा, अभी इसको बाद में करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया है। मैंने आपको अभी तक केवल और केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो, मतलब एडिशन ही पढ़ाया है वेक्टर लॉ का,
तो वो अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज। बड़ी अच्छी बात है यार, दो वेक्टर हैं p और q, तो मैं आपको बता दूं कि इनका वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है। अगर आप p प्लस क्यू करोगे तो ये मिनिमम 0 हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, 0 वेक्टर बन सकता है, मैग्नीट्यूड की ही बात करें, है ना, तो 0 हो सकता है, या फिर P प्लस क्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये कब होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और दोनों अगर इक्वल होंगे तब 0 होगा, नहीं तो P माइनस क्यू होगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इसका क्या बन सकता है? P प्लस क्यू, मिनिमम P माइनस क्यू। और अगर P और Q बराबर हो गए तो फिर तो ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच P एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज। आपसे बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स हैं, एक हो गया इधर की तरफ P और एक हो गया इधर की तरफ P, दोनों के बीच का एंगल दिया है थीटा। तो भैया इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट निकालने का तरीका अभी अभी तो आपने देखा था, है ना। क्या होता था रिजल्टेंट इसका? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा, ऐसा लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि a और b, a की जगह p, b की जगह भी p, तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई? 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। बड़ी अच्छी बात है, और ऐसा भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो मैं 2p² कॉमन लेता हूं और 1 प्लस कॉस थीटा लिख देता हूं। क्लियर है क्या? आगे बताऊं आपको, एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है दोस्त कॉस थीटा का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। इसका क्यों यूज किया? हाफ एंगल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कॉस थीटा का। कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल के टर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो इनकी हेल्प जरूरत पड़ेगी। यहाँ थीटा बाई 2 यहाँ भी आएगा, है ना। अब क्या है बच्चे कि जैसे मान लो कि यहाँ मुझे क्या यूज करना था, मुझे ये 1 हटाना था, मेरा मन था कि ये 1 हट जाए। 1 हट जाएगा तो एक बेनिफिट मुझे ये हो जाएगा कि जैसे आपको करते हुए बताता हूँ बेनिफिट, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 2 2 जा 4 p स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सब कुछ स्क्वायर में है, तो बाहर मैं क्या निकाल पाऊंगा? 4 का 2 बाहर आएगा, इसका p आएगा और इसका कॉस थीटा बाई 2 आएगा, रूट हटा पाऊंगा मैं, है ना। इसीलिए रखने को तो मैं ये भी यूज कर सकता था, ये भी यूज कर सकता था, ये ऊपर वाला भी यूज कर सकता था। अच्छा, ये तीनों एक ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, उसी का इस्तेमाल करके ये दोनों आए हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ये कर सकते हैं आप इस तरह से। तो जैसा कंडीशन दिया था उस पर हमने जब सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। क्लियर है? ये तो बिल्कुल हमने वैसे ही फॉलो किया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। यहां तक कोई आगे दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने ये लिख दिया। मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, बायो के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 से 1 कट गया, इसीलिए ये वाला यहाँ पर यूज किया था हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। टू फोर्सेस ईच इक्वल टू p बाई 2, इसको मैं f लिख देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, p बाई 2 को। एक्ट एट राइट एंगल, यानी थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड बाय थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा ठीक है, देखें सब समझेंगे इसको। ये फोर्स है F और ये फोर्स है F, और F किसके बराबर है आपको पता है, यहां दिखा देता हूं p बाई 2, p बाई 2। ये दोनों ऐसे एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट जो है कुछ इधर आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा।
बोला है कि देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर। इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर यही होगा। और आपको बताता चलूं मैं, हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे, बिना कैलकुलेट किए आपको ये बता दूं कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। पहले भी बता चुका हूं जब मैंने ये बनाया था कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो इनका बिल्कुल बीच में बनाया था, 45 डिग्री, है ना, दोनों के बीच में रहेगा क्योंकि 5 ये भी और 5 ये भी है। तो उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों F हैं तो दोनों का बाइसेक्टर बीच में, बाइसेक्टर यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब कह रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना फोर्स लगा दिया जाए, F3, ये F1 ये F2, F3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले ये तो निकालने की ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है, जितना रिजल्टेंट आएगा बच्चे उतना ही फोर्स पीछे लगा देना, ये बैलेंस में रहेगा, ये बैलेंस में रहेगा। तो R निकालने के लिए आप फटाफट यूज कर सकते हैं अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो ये आ गया 2f स्क्वायर, बोले तो √2 टाइम्स ऑफ f, और आपको पता है कि f है p/2, तो ये आ गया p/√2। क्लियर है? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप f माने, है ना, बिना f माने भी आप रख सकते थे p/2। मैं बस नहीं चाहता था बार बार p/2 लिखना, इसलिए मैंने इसको फॉलो किया, है ना। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, मैग्नीट्यूड p/√2। इसका मतलब क्या है कि इधर कोई p/√2 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, तो आप उसके पीछे p/√2 न्यूटन इधर लगा दो भैया, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है p/√2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अरे बड़ी गजब की बात है, ये तो ऑप्शन नंबर डी भी वही है। तो ऑप्शन नंबर डी और ये दोनों एक ही हैं, हालांकि इनमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, बाय मिस्टेक यहां पर आ गए होंगे, ठीक है। तो नोट कर लें इसको। अब ऐसा है दोस्तों कि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आपको मैं वेक्टर प्रोडक्ट सिखा लूंगा, प्रोडक्ट के रूल सिखा लूंगा। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करके रखिए। कल की क्लास में मैं आपको करवाता हूं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल। एनर्जी को कम नहीं होने देना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, और पढ़ाई का सबसे ज्यादा, है ना, पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।